हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 23A का इंट्रोडक्शन देखिए। आपकी जो हेडिंग है वह है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन को अपन वेक्टर के अंदर भी डिस्कस करके आए हैं अपन। ठीक है ना। सेम ये यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे और कुछ नहीं है। तो देखो, डायरेक्शन कोसाइन की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक नंबर हेडिंग डालनी है आपको, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को अपन शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे भी। ठीक है। तो देखिए 3D, ठीक है ना, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें एक लाइन लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये आपका ओरिजिन पॉइंट। और यहां पे वही वेक्टर जो लेते आ रहे अपन, ओपी वेक्टर। ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर भी होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो इधर, क्योंकि लाइन की बात कर रहे हैं। वेक्टर तो डायरेक्टेड लाइन होती है और लाइन की डायरेक्शन दोनों तरफ होती है, तो इसकी डायरेक्शन ये भी होगी। ठीक है ना। देख लेना भैया, आप थोड़ा सा बन नहीं रहा है ये। चलो मैं ऐसे बना देता हूं ना। ये लीजिए, ये लाइन आपकी जेड एक्सिस, इसका एंगल ये कौन सा आपका अल्फा एक्स एक्सिस के साथ में, ये वाला एंगल कौन सा आपका बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल गामा। तो इन तीनों एंगल को अपन अल्फा, बीटा और गामा, इनको कहेंगे अपन डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल, एंगल्स। इन डायरेक्शन एंगल के आगे आप कोस लगा दोगे तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे आपको। कैसे? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये क्या आपके डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि डायरेक्शन कोसाइन तो अपन वेक्टर के अंदर डिस्कस किया है कि कैसे अपन का ये डायरेक्शन कोसाइन मिले। अब यहां पे मान लीजिए एक लाइन है, वेक्टर होता तो इसकी डायरेक्शन के अंदर ये जो ओपी वेक्टर है इस एक्सिस के साथ में ये वाला एंगल बनाएगा। ठीक है ना। ये अल्फा है मान लीजिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा पाई माइनस अल्फा। तो जो L1 है आपका, या L ले लो, L की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी कोस अल्फा। ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो L की वैल्यू क्या आएगी कोस पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना। प्लस दोनों डायरेक्शन चलेगा कि ये जो एंगल है अल्फा ये भी होगा और ये वाला एंगल है ये भी होगा। ऐसे ले लो, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये लाइन है आपकी। अब इसका एंगल ये भी अल्फा है और इसके जो दूसरा एंगल होगा वो पाई माइनस अल्फा। ऐसे आप m की वैल्यू ले लो, m की वैल्यू कितनी आएगी कोस बीटा, और n की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी m की वैल्यू आ जाएगी कोस पाई माइनस बीटा। ऐसे ही n की वैल्यू की मैं बात करूं, n इक्वल टू कितना कोस गामा, और दूसरा जो एंगल होगा आपका n का वो आ जाएगा कोस पाई माइनस गामा। ठीक है ना। ये जो एल एम एन ये क्या कहलाते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो कि इस एल की वैल्यू क्या होगी, ये तो कोस प्लस माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का कोस, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ये आ जाएगा आपका माइनस का कोस बीटा, और ये आ जाएगा माइनस का कोस गामा। ठीक है। तो प्लस माइनस कोस एल्फा, एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस कोस बीटा, और एन की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस कोस गामा।
ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके बीच में अपन इसकी बात करते हैं, पहले डायरेक्शनल रेशियोज की बात करता हूं मैं। तो डायरेक्शनल रेशियोज क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर है, 3 नंबर, 2 नंबर हेडिंग आपकी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं अपन ऐसे। मान लीजिए 3 नंबर है ए, बी और सी। ये जो तीनों नंबर एक लाइन के हैं, मान लीजिए ये तीनों नंबर इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है इनके प्रोपोर्शनल टू आ जाए, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन। यानी क्या कि ए इक्वल टू ए प्रोपोर्शनल टू एल, बी प्रोपोर्शनल टू एम और सी प्रोपोर्शनल टू एल। क्या बताया मैंने डेफिनेशन, ये तीनों नंबर जब डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल टू हो जाए तब ये जो ए बी सी क्या मिल जाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। अब इस प्रोपोर्शनल टू साइन को अपन हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर ले लो। आर क्या है, वही पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए इसको मैं ए बी और सी ले लूं, तो इस ओपी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है इसका जो मॉडुलस है उसी को अपन आर के इक्वल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, समझना, वेक्टर आएगा तभी ये समझ में आएगा आपको। ये लीजिए, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन में एल, ए अपॉन में एल। उसके बाद में इसको भी आप हटा दो, मैं लाइन ही बना देता हूं इनके बीच में। तो b की वैल्यू कितनी है, आर एम, और c की वैल्यू क्या है, आर एन। यहां से r की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन में m, और यहां से r की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन में n। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से मैं क्या लिख सकता हूं कि a अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन एन। इन पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, आर की इक्वल आ गई। ठीक है ना, किसके इक्वल आ जाएगी, आर के इक्वल आ जाएगी। समझना इस चीज को, आर की वैल्यू ये आ जाएगी, आर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन की और वैल्यू, यानी ये तो रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में, है ना। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे आपके ये। अब इनके बीच में एक रिलेशन चाहिए, रिलेशन क्या, जो एल की वैल्यू है ना वो चाहिए मुझे। तो देखो ध्यान से देखना, ए अपॉन में एल इक्वल टू कितना, आर। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ए की वैल्यू ए अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई से ये वैल्यू है आपकी ए एल, यानी आर एल, एल आर कर दो। ठीक है, तो एल इक्वल टू ए अपॉन में आर। अब आर की वैल्यू ये पुट कर दो, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो अपन डिस्कस कहाँ किया था, वेक्टर के अंदर डिस्कस किया था। लेकिन एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन प्लस और माइनस होते हैं, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन प्लस और माइनस होंगे, तो इस वजह से अपन प्लस माइनस लगा देंगे। ऐसे में m की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो m इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये m की वैल्यू। और n की वैल्यू प्लस माइनस सी अपॉन में रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यानी सीधी सी बात है, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज गिवन आपको, तो डायरेक्शन कोसाइन में इन डायरेक्शन रेशियो का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन को कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, ऐसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। और वेक्टर के अंदर अपन ये भी डिस्कस किया था, याद हो तो आपको, कि मान लीजिए कोई वेक्टर आपको गिवन है a1 i कैफ, a2 j कैफ
और A3 K कैप। इसका मैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करूं तो इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दीजिए। तो वेक्टर A अपॉन में मॉडुलस ऑफ A वेक्टर, यहां से जो वैल्यू आएगी ना स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर की जो स्केलर क्वांटिटी है उन्हीं को अपन डायरेक्शन कोसाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये अपन पढ़ के आए। वैसे तो अपन को वेक्टर आ जाएगा तो ये अपने आप ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो ये एक हेडिंग तो ये आपकी कंप्लीट है। उसके बाद में इनके बीच में रिलेशन होता है, कुछ रिमार्क डालता हूं मैं, नोट लगा लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करना, इसके नीचे आपको नोट डालना है। नोट में आपका जो फर्स्ट है वो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। सोल्व करके देख लो, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। एल की वैल्यू वो पुट कर दो आप, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दो। अब इस एल की वैल्यू ये पुट करो, इसका स्क्वायर करें तो अपन, तो ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करें तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इस पूरे को एलसीएम लेके सोल्व करूं तो एलसीएम तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको सेकंड क्या डालना है कि मान लीजिए दो लाइन आपको गिवन है, ठीक है ना, इनके बीच में एंगल की भी बात करेंगे अपन, दो लाइन के एंगल की, लेकिन थोड़ी सी आप देखना कि मान लीजिए एक लाइन आपको गिवन है L1, ठीक है, इस लाइन का जो वेक्टर है उसको B1 वेक्टर ले लो। क्या ले लें अपन, B1 ले लो या A1 ले लो, एक ही बात है एक बार। या फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज ले लो, L1 लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है ना वो ले लिया मैंने, A1, B1 और C1। फिर L2 लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज है वो ले लेता हूं मैं A2, B2 और C2। ठीक है, या वेक्टर के फॉर्म में मान लो तो ऐसे मान लो A1 अपॉन में, ये इस फॉर्म में भी मान सकते हो आप, एक ही बात है, इनका रेशियो लाना है आपको। तो फर्स्ट कंडीशन आती है इसमें जब लाइन दोनों क्या हो, पैरेलल हो, यानी L1 लाइन पैरेलल टू L2 है, इसको मैं पैरेलल की कंडीशन को कोलीनियर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक ही बात है। जब दो वेक्टर आपके कोलीनियर हो ना तब क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती है, A1 इन दोनों का रेशियो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। यानी इस वेक्टर, यानी ये जो स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल आ जाए तो उन दोनों लाइन को मैं क्या कर सकता हूं, पैरेलल या फिर कोलीनियर। अब इसी के अंदर आपको थर्ड कंडीशन ये भी डालनी है कि मान लीजिए ये दोनों लाइन आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या हो, परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई वही वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना, B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, इन सब का मल्टीप्लाई 0 होगा। तो ये पैरेलल और कोलिनियर की कंडीशन है, और जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तब ये कंडीशन, ये आगे भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अभी के लिए आपको इतना ही इसके बारे में डिस्कस करना है। अब मान लीजिए इन डायरेक्शन कोसाइन की जगह, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए में हो, तब क्या करना है आपको, L1 अपॉन में L2, M1 अपॉन में M2 और N1 अपॉन में N2। सेम इधर कर लो,
L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, इसकी वैल्यू 0। ठीक है ना, ये तो है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के अंदर। अब कुछ एक चीजें और है, एंगल है, उनके बारे में बात करते हैं अपन। वैसे एंगल तो लाइन अपन पढ़ेंगे ना, मेन फॉर्मूला वहां पे आएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो डायरेक्शन रेशियोज हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट। ठीक है ना, ये हेडिंग डालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन joining 2 पॉइंट। देखो मान लीजिए एक लाइन गिवन है ये वाली, और यहां पे 2 पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, x1 कोमा y1 कोमा z1, और ये पॉइंट आपका Q है, x2 कोमा y2 कोमा z2। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस लाइन L का OP वेक्टर चाहिए। तो OP वेक्टर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो x2 माइनस x1 आई केफ, y2 माइनस y1 जे केफ, और z2 माइनस z1 इंटू के केफ। अब मैं इस वेक्टर का मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसी को मैं r की इक्वल पुट कर लेता हूं। अब यहां पे मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले मैं डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, कोई भी जो वेक्टर है ना, इस लाइन का वेक्टर ये है, इस वेक्टर की जो स्केलर कंपोनेंट है कौन कौन से, x2 माइनस x1 एक तो ये, कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। इन तीनों कंपोनेंट को अपन क्या कहेंगे, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज। उसके बाद में मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं, डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो कोसाइन क्या होंगे, x2 माइनस x1 अपॉन में ये वाली वैल्यू, इसको r से रिप्रेजेंट कर दो, और y2 माइनस y1 अपॉन में r इक्वल टू नहीं सॉरी कोमा z2 माइनस z1 अपॉन में r। अब देखो मैंने कुछ नहीं निकाला, इस pq वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो यही तो कंपोनेंट मिलेंगे ना, स्केलर कंपोनेंट, वही किया है। तो एक लाइन गिवन थी, और वो लाइन कैसे बनी, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद में, यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, उसके डायरेक्शन कोसाइन तो क्या होंगे और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। अब यहां पे एंगल की बात चलेगी, ठीक है ना। अब एंगल का फॉर्मूला देखो इसमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, मैं उसी फॉर्म में आपको बताऊंगा। ये आप LMN की फॉर्म में, ठीक है ना, ये आप कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, LMN के फॉर्म में, ठीक है, एक ही बात है वैसे। नेक्स्ट हेडिंग आती है कि एंगल बिटवीन टू लाइन। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, और अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला आगे भी है आपके पास में, वो भी अपन बाद में करेंगे। तो यहां पे आपको हेडिंग पढ़नी है अभी,
बिटवीन टू लाइन। तो मान लीजिए ये दो लाइन आपको गिवन है, ये लीजिए, एक लाइन तो ये हो गई और एक लाइन आपकी ये हो गई। इस लाइन का वेक्टर में ले लेता हूं आर वेक्टर, और इस लाइन का वेक्टर ले लेता हूं मैं R1 वेक्टर, और ये R2 वेक्टर, ठीक है। और ये आपका है ही है, इसको मैं रब कर देता हूं, देखो काम का तो है नहीं है, समझना थोड़ा सा। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, पी क्यू डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। अब इस डिस्टेंस को आप d से भी रिप्रेजेंट कर दो, रूट हटाइए, तो डी स्क्वायर की वैल्यू ओपन भी कर दीजिए, x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x1 इंटू x2। उसके बाद में ये आ जाएगा y2 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y1 इंटू y2। फिर ये आ जाएगा z2 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू z1 इंटू z2। तो डी स्क्वायर इक्वल टू ये जो वैल्यू आ जाएगी ना आपकी, डी क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। इन दोनों का पोजीशन वेक्टर यानी पी क्यू वेक्टर का मॉडुलस ही तो है ये, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ही है। इसको लिख सकता हूं मैं x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x1 x2, या फिर ऐसे करो x1 y1 प्लस में z1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर। फिर -2 को कॉमन निकाल दीजिए, x -2 को कॉमन निकालो यहां से और यहां से, तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब यहां पे देखना थोड़ा सा, मैं आर वेक्टर को फाइंड आउट करूं, इस ओपी वेक्टर का कौन है वेक्टर, आर वेक्टर, तो R1 वेक्टर, तो क्या आएगा x1 i केफ, x2 j केफ और x3 k केफ, सॉरी ये y1 j केफ और z1 k केफ, यही है ना। इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं, वेक्टर इसका मॉडुलस, तो कितना आएगा, रूट ऑफ x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर, यही आएगा ना। इसका मैं मॉडुलस को ये भी तो लिख सकता हूं ना, R1 के मॉडुलस का स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, R1 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, स्क्वायर करके लिख दिया मैंने, तो ये वैल्यू आपकी, इसी को आप है ना क्या लिख दीजिए, इसी को आप लिख सकते हो R1 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। ऐसे आप R2 को फाइंड आउट करो, तो R2 का स्क्वायर कितना आएगा, x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो वेक्टर आप फाइंड आउट करने के बाद ये वैल्यू आपने निकाली है ना, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसके बाद में बात करूं, इनके बीच में देखो जो ट्राइंगल आपको गिवन है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू की मैं बात करूं, तो इनके बीच में जो एंगल आपकी बात होगी वो क्या होगा, कि ये जो D1 ये वाली साइड, D1 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर
-2 इंटू R1 इंटू R2 इंटू में कोस थीटा आ जाएगा। अब डी का स्क्वायर कितना है, ये रहा। इन दोनों का आप कंपेयर करना, ये वैल्यू तो R1 की हो गई और ये वाली वैल्यू आपकी R2 हो गई, ठीक है। और यहां से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो वैल्यू है माइनस की -2 की जगह 2, और ये जो पूरी वैल्यू है ना वो किसकी हो जाएगी आपके पास में, R1 इंटू R2 इंटू कोस थीटा इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। अब इस R1 से मैं इस पूरे को डिवाइड करूं तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, x1 इंटू x2 अपॉन में R1 इंटू R2 प्लस y1 इंटू y2 अपॉन में R1 इंटू R2 प्लस z1 इंटू z2 अपॉन में R1 इंटू R2। और ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ये किसकी होती है, देखना समझना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे आराम से समझ में आ जाएगा। ये यदि मैं A, B और C से रिप्रेजेंट किया था डायरेक्शन रेशियोज के अंदर, तो A अपॉन R इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, L के। यहां पे क्या है, x1 अपॉन R1 है, तो इसको मैं L से रिप्रेजेंट करूंगा। तो कोस थीटा इक्वल टू L1 और दूसरा L2। फिर क्या है, B1 अपॉन R को किसे, M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। लेकिन अपन दो लाइन को एक बार करें, क्योंकि लाइन को देखो अपन डिस्कस करेंगे आगे, उसमें भी अपन एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिए L1 लाइन है, इसका कोई वेक्टर ले लेता हूं मैं A1 वेक्टर, ठीक है ना। A1 ले लो, वहां से अपन B1 वेक्टर भी निकालेंगे। B1 वेक्टर ले लेता हूं, वो क्या होगा, A1 I केफ, B1 J केफ और C1 K केफ। फिर दूसरा ले लो आप B2 वेक्टर, A2 I केफ, B2 J केफ और C2 K केफ के बारे में। ये दूसरी लाइन का वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अपन फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वेक्टर के अंदर भी और लाइन के अंदर भी पढ़ेंगे। तो क्या होगा वो, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर का मॉडुलस इंटू B2 वेक्टर का मॉडुलस। अब इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन में रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये किस में है, वेक्टर फॉर्म में है, और ये किस में है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है। ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है, ये कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला है। ये अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैरेलल की बात अपन कर ली थी। जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 0 की इक्वल, और जब ये दोनों लाइन आपके, देखो मैं लिख देता हूं दोबारा, फर्स्ट कंडीशन आती है कि जब लाइन L1 पैरेलल टू L2 है, और पैरेलल लाइन को मैं कोलीनियर भी कह सकता हूं, कोलीनियर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इन दोनों का रेशियो यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ये होगा। और जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी, L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है। उसके बाद में
ये तो हो गया इसके अंदर एंगल बिटवीन टू लाइन के अंदर। अब एक इसमें एक न्यू हेडिंग और है जो अपने काम तो आएगी नहीं, फिर भी देख लो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। लैग्रेंज आइडेंटिटी। लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या है कि L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इस पूरे का मल्टीप्लाई L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, फिर है माइनस L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इस पूरे का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? M1 इंटू N2 माइनस M2 इंटू N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 इंटू L2 माइनस N2 इंटू L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 इंटू M2 माइनस L2 इंटू M1 का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और ठीक है ना, अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप कर लेना, आपकी बुक में सोल्व किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको तो डायरेक्ट माइंड में रखना है। लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व करना, सोल्व करके ये राइट हैंड साइड आपको बनानी है, बस प्रूफ की हुई है। आपको तो ये जो लैग्रेंज आइडेंटिटी है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन इस पूरे को जीरो के इक्वल पुट करेंगे ना, तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा M1 अपॉन में M2 इक्वल टू N1 अपॉन में N2 का। इसको मैं सोल्व करूंगा तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू L1 अपॉन में L2 मिलेगा, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो L1 अपॉन में L2 इक्वल टू M1 अपॉन में M2 मिलेगा। और मिलेगा तो इन तीनों इक्वेशन को मैं इक्वल करना चाहूं तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन में M2 इक्वल टू N1 अपॉन में N2, ये आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है ना, कैसे मिलेगा? इस पूरे को आप जीरो के इक्वल पुट करो, इस पूरे को आप जीरो के इक्वल पुट करो, इस पूरे को आपको जीरो के इक्वल पुट करना है। ठीक है, अब ये आपका 23A का इंट्रोडक्शन था। आपको करना है क्या है, वेक्टर वाले चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, आराम से ये चैप्टर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो बेसिक है, बेसिक मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।